नमस्कार मित्रों, मैं धर्मराज मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज प्रतापगढ़ एक बार फिर आपसे इतिहास विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज फिर हाजिर हूँ। और इससे पहले आपको बता दूँ कि जो पूर्व में जो वीडियोज़ हैं उनमें हम साइमन कमीशन, नेहरू रिपोर्ट, स्वराज पार्टी और गांधी युग के आरंभिक आंदोलन, चंपारण, अहमदाबाद मील, खेड़ा, असहयोग आंदोलन, इन पर चर्चा कर चुके हैं। उससे पहले राष्ट्रवाद की रूपरेखा भी हमने देखी, इस बिटवीन कम्युनल ट्रायंगल को भी समझा है, लेकिन थोड़ा सा क्रॉनिकल ऑर्डर में हम अब चल रहे हैं। तो आज हम जो साइमन कमीशन और नेहरू रिपोर्ट के बाद जिन्ना की 14 सूत्रों को देखने के बाद आज हम पूर्ण स्वराज और सविनय अवज्ञा आंदोलन की चर्चा करने जा रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हमको कारणों की पृष्ठभूमि को समझना पड़ेगा। एक बार फिर आपको फ्लैशबैक में ले जाने की आवश्यकता है। साइमन कमीशन में औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी, नेहरू रिपोर्ट में भी औपनिवेशिक स्वराज की मांग रखी गई थी। और औपनिवेशिक स्वराज की मांग को कांग्रेस के जो युवा जो थे सुभाष नेहरू, उस मांग को खारिज कर रहे थे और उनका एक नज़रिया था कि पूर्ण स्वाधीनता की मांग हो, पूर्ण स्वराज की मांग हो। तो इस तरीके से ये जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी 1 दिसंबर 1928 को, और जिसमें जिन्ना महोदय ने नेहरू रिपोर्ट्स के प्रावधानों को खारिज कर दिया था, उसी तरीके से दिसंबर 1928 में जब ये जो रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट, ये प्रेषित कर दी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट को। और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इसके साथ एक बात भी बता दी गई थी कि अगर आपने नेहरू रिपोर्ट्स के प्रावधानों को विद इन 1 ईयर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो डेफिनेटली कांग्रेस एक बड़ा आंदोलन करेगी। तो ठीक है, 1 दिसंबर 1928 से लेकर दिसंबर 1929 आ गया और लाहौर अधिवेशन जो कराची में, वो लाहौर में जो अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, अब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू, जो कि पूर्ण स्वाधीनता और पूर्ण स्वराज के पक्षधर थे। और उन्होंने इस मौके पर ही 31 दिसंबर 1929 को अपनी पूर्ण स्वराज की घोषणा की और ये कहा कि अब औपनिवेशिक स्वराज के दिन लद गए हैं, अब हमें पूर्ण स्वाधीनता या पूर्ण स्वराज चाहिए। और डेफिनेटली इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस वर्किंग कमेटी को ने महात्मा गांधी जी को ये पावर दे दिया कि आप जहाँ चाहें जब चाहें आंदोलन कर सकते हैं, क्योंकि वो समय सीमा भी समाप्त हो चुकी थी जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को दी थी, 1 साल पूरा हो चुका था। तो डेफिनेटली यहाँ से पूर्ण स्वराज की जो बात रखी गई है, अब औपनिवेशिक स्वराज से आगे की सीढ़ी की बात रख दी गई है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो यहाँ पर अब दारोमदार आ गया है महात्मा गांधी पर। महात्मा गांधी किस तरीके से आंदोलन करेंगे, क्या करेंगे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने डिसीजन उन पर छोड़ा है। तो इससे पहले गांधी जी एक बार फिर सोचते हैं कि क्यों ना समझौता कर लिया जाए, ब्रिटिश गवर्नमेंट से बात की जाए। तो वो 2 मार्च 1930 को इरविन महोदय, जो 1926 से लेकर 1931 तक वायसराय थे, उनको एक पत्र लिखते हैं और उस पत्र में अपनी 11 सूत्री मांगे, जिसमें नमक कर, रुपये से संबंधित प्रॉब्लम्स और कुछ कमर्शियल रियायतें, टैक्सेस में छूट, इस प्रकार की जो मांगे हैं वो अपनी रखते हैं। लेकिन इरविन महोदय इन मांगों को स्वीकार नहीं करते हैं और खारिज कर देते हैं और गांधी जी को किसी प्रकार का प्रत्युत्तर नहीं दिया जाता है। तो गांधी जी नाराज़ होते हैं और वो कहते हैं कि भाई मैंने तो रोटी मांगी थी, मुझे पत्थर मिला। तो डेफिनेटली एक आंदोलन की पृष्ठभूमि बन चुकी थी और इस आंदोलन को रूपरेखा जो जहाँ से इसको लॉन्च किया जाना था वो लॉन्चिंग पैड था साबरमती आश्रम, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसे नमक सत्याग्रह भी कहा जाता है, जिसे श्वेत नदी का सत्याग्रह भी कहते हैं, वाइट रिवर एक तरीके से, क्योंकि इसमें आंदोलन में गांधी जी के पीछे जितने भी असंख्य हजारों भीड़ चल रही थी, उसने सबने वाइट ड्रेसेस, वाइट खादी पहन रखी थी। तो वो एक श्वेत रिवर जैसा, वाइट रिवर जैसा एक फील हो रहा था, इसलिए वाइट रिवर मूवमेंट भी कहते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि 12 मार्च 1930 को अपने 78 सत्याग्रहियों के साथ गांधी जी सत्याग्रह के लिए निकल पड़ते हैं और दांडी को डेस्टिनेशन डिसाइड किया जाता है, क्योंकि वहाँ कोस्टल एरिया है। और सबसे पहले नमक कानून को तोड़ने की कोशिश की गई। कोशिश क्या की, नमक कानून को ही तोड़ा गया। और नमक कानून को तोड़ने के पीछे गांधी जी की वजह ये थी कि नमक हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है,
चाहे वो कितना ही अमीर हो, चाहे कितना ही गरीब हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे धनी हो, चाहे निर्धन हो। लेकिन नमक जैसी वस्तु एक ऐसी वस्तु है जिस पर कोई कर लगाया जाता है तो डेफिनेटली हर आदमी प्रभावित होता है। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट को 15% जो राजस्व था वो नमक से प्राप्त हो रहा था। मैं आपको पहले बता चुका हूँ पूर्व वीडियो में कि 1923 में नमक कर को दोगुना कर दिया गया था। तो डेफिनेटली नमक से जो त्रस्त लोग थे, नमक जैसी चीज वस्तु पर टैक्स लगाना भारतीयों के लिए अपमानजनक वैसे भी था, तो नमक को ही टारगेट किया महात्मा गांधी ने, जो हर आदमी से जुड़ा हुआ मुद्दा था। आगे की इसमें जो रूपरेखाएं प्लान है उसमें ये शामिल किए गए कि कर नहीं देने हैं, जो सरकारी टैक्सेस हैं चाहे वो भूमि कर हो चाहे अदर टैक्सेस हो वो पे नहीं करने हैं। दूसरा, जो स्वदेशी है उसको अपनाना है और विदेशी है उसका बहिष्कार करना है। मदिरा, शराब, अफीम इत्यादि की जो दुकानें हैं उन पर धरने का प्रोग्राम रखा गया। और जो जितने भी सरकारी कार्यालय हैं उनका बहिष्कार, सरकारी नौकरियां हैं उनका बहिष्कार, इस तरीके से नॉन कोऑपरेटिव रवैया अपनाया गया। ये जो सारी चीज़ें थी बहिष्कार की और स्वदेशी अपनाओ की पॉलिसी, ये इसमें शामिल की गई। अब इसी के साथ आगे चलते हैं। तो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने सत्याग्रह के लिए निकलते हैं 78 सत्याग्रहियों के साथ साबरमती आश्रम से, और वहीं पे ये कसम खाते हैं कि मैं यहाँ स्वतंत्रता के बगैर लौटने वाला नहीं हूँ। तो डेफिनेटली गांधी जी स्वतंत्र प्रदेश हो भी गया, लेकिन गांधी जी वापस नहीं लौटे। गांधी जी की मृत्यु 1948 में हो गई, लेकिन तब तक वो साबरमती नहीं लौटे। तो निश्चित तौर पर हम देखते हैं कि गांधी जी साबरमती नहीं लौटे। साबरमती आश्रम से जो दांडी की दूरी है वो लगभग 390 किलोमीटर, लगभग 200 मील की दूरी है। उस बिटवीन 24 दिन की यात्रा गांधी जी की रही, और 24 दिन के अंदर उन्होंने जो जनसंपर्क किया, जो लोगों को प्रशिक्षण दिया सत्याग्रह के बारे में, अहिंसा के बारे में, क्योंकि अहिंसा उनके आंदोलन का मूल आधार था। आंदोलन कैसा भी हो, लेकिन गांधी जी का आंदोलन अहिंसा की होना ये प्राथमिकता है। तो डेफिनेटली अहिंसा और जो जनमत को प्रशिक्षित किया उन्होंने 24 दिन में, जनसंपर्क सभाएं की, तो हजारों की भीड़ गांधी जी के पीछे लग गई साबरमती अहमदाबाद से लेके दांडी तक, और सब ने खादी स्वदेशी के रूप में अपनाई। और एक तरीके से ये वाइट रिवर मूवमेंट भी, मतलब खादी पहनो का एक बड़ा वो हो गया। इस तरीके से हम देखते हैं जब गांधी जी 6 अप्रैल 1930 को पहुंचते हैं दांडी, तो दांडी में सांकेतिक रूप से नमक कानून को तोड़कर सिविल डिसोबीडियंस करते हैं, अपना कानूनों की अवज्ञा करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहाँ से कानूनों की अवज्ञा प्रारंभ हो जाती है और देश भर में कानूनों की अवज्ञा प्रारंभ हो जाती है। जहाँ पर कोस्टल एरियाज थे वहाँ पे नमक कानून को तोड़ा गया, और जहाँ पर नहीं था तो वहाँ जैसे कहीं वन कानून को तोड़ा जा रहा है, अदर कानून हैं, दूसरे कानून हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, उनको मानने से इनकार किया जा रहा है, टैक्सेस नहीं दिए जा रहे हैं। इस प्रकार देश में चारों तरफ ये आंदोलन फैल गया। तिरुचिरापल्ली से वेदारण्यम तक जो चक्रवर्ती गोपालाचारी हैं वो मूवमेंट अपना एक यात्रा लेके जाते हैं। तो इसी तरीके से मालाबार में के केलप्पन इसका नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार से चारों तरफ ये आंदोलन फैल चुका था। तो डेफिनेटली इस आंदोलन का जो प्रभाव है वो काफ़ी व्यापक है। जो स्त्रियां हैं वो पर्दा प्रथा त्याग कर इस मूवमेंट का हिस्सा बन रही है। व्यापक स्तर पर स्त्रियों की भागीदारी, शराब की, अफीम की दुकानों पे धरना, और ये सबसे ज़्यादा सफल रहा। एक तरीके से यूँ कहें कि सबसे ज़्यादा ये धरना प्रदर्शन जब सबसे ज़्यादा दिए गए तो सबसे ज़्यादा सफल रहा। स्वदेशी अपनाओं का जो सिस्टम है वो चलता रहा। लेकिन नारियों के बारे में कहा जाए तो ये एक तरीके से व्यापक स्थिति नारियों की भागीदारी की, पार्टिसिपेशन की रही। दूसरा, इसमें मोमडन्स की भागीदारी कम रही, क्योंकि जिन्ना महोदय ने सिर्फ राष्ट्रवादी मुसलमानों को छोड़ दिया जाए तो इसमें मुस्लिम लीग के पार्टनर्स और मुस्लिम लीग ने इस आंदोलन को सपोर्ट नहीं किया। अंबेडकर महोदय भी आंदोलन से अलग थे। तो इस तरीके से जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हो नहीं पाई। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने उसको पार्टिसिपेट किया ही नहीं। 12 नवंबर 1930 से प्रारंभ हुई थी, क्योंकि यहाँ पे सविनय आंदोलन चल रहा था, और ये आंदोलन चलते चलते इस स्थिति में पहुँच गया
कि नागालैंड की जो गैडेनलू, जिसको रानी की उपमा दी थी, तो नागालैंड में भी आंदोलन फैला। इसी प्रकार डाकू मंगल सिंह बुंदेलखंड के क्षेत्र में, मतलब वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी जगह थी जहाँ पर ये आंदोलन फैल रहा था, और जो स्थानीय लीडर थे वो इसको कहीं ना कहीं से लीड कर रहे थे। तो ये जो आंदोलन है काफ़ी व्यापक रहा, इसका भारतीय जनमानस पर एक सकारात्मक प्रभाव रहा। लेकिन यह आंदोलन जब आगे आगे बढ़ता है तो धीरे धीरे इसकी स्थितियाँ, अब दांडी मार्च से जो दूसरा प्रस्थान था वो धरासना की तरफ था। तो धरासना में जो हिंसक गतिविधियाँ हुई, धरासना के जो आंदोलन को जो गांधी जी जा रहे थे, तो गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया, और उस बिटवीन ही कस्तूरबा गांधी जी ने भी इसको लीड किया, धरासना यात्रा को, उनको भी गिरफ्तार किया गया, तैयब जी को भी गिरफ्तार किया गया। आगे जाके सरोजनी नायडू, क्योंकि स्वतः प्रेरणा थी कि 24 दिनों के अंदर यही तो प्रशिक्षण था कि आंदोलन रुकना नहीं चाहिए, तो आंदोलन आगे बढ़ता गया। तो जैसे जैसे धरासना ये लोग पहुँचते हैं, धरासना में सरोजनी नायडू पहुँचती हैं, तो मणिलाल गांधी उनके साथ थे, तो वहाँ पर उनको लोहे की मुठ्ठी से मारा जाता है। इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ को देखता है, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो ओरिजिनल चरित्र है हूबहू लोगों के सामने आता है। काफ़ी निंदा होती है अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में ब्रिटिश गवर्नमेंट की कि देखिए भारत में क्या चल रहा है। तो डेफिनेटली इस आंदोलन ने इंटरनेशनल मुहिम का एक हिस्सा ये आंदोलन बन गया था। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट पे एक जो ये सप्रेशन के कारण एक दबाव बना, इस दमन के कारण, तो फिर इरविन महोदय वापस गांधी जी से चर्चा करने के लिए एग्री होते हैं। जो तेज बहादुर सप्रू हैं, एम.आर. जयकर हैं, ये लोग मीटिंग्स करवाने के लिए इरविन और इसके बीच में मध्यस्थता करते हैं, और गांधी जी और इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, वो बैठक होती है, और उस एग्रीमेंट में ये डिसाइड होता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को बंद कर दिया जाएगा। ठीक है, गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद कर देंगे, और गांधी जी सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में वहाँ भाग लेंगे। ठीक है, भाग ले लेंगे। बाकी जो प्रतिरक्षा है, डिफेंस है, फॉरेन मामले हैं, विदेशी मामले हैं, अल्पसंख्यकों के मामले हैं, और वित्तीय मामले हैं, इनको छोड़कर बाकी सारे मामलों पे हिंदुस्तानी जो वार्ता होगी, भाई ये सारे मामले हैं, ये सारे मामले ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास रहेंगे। तो इस तरीके की मांगे रखी, और फिर भारतीयों की रियायत ये थी कि जिन लोगों पे केसेज हो गए हैं, मुकदमे हो गए हैं, चालू मुकदमे हैं, तो उनको वापस ले लिया जाएगा। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित किया गया था, तो वो भी अमान्य कर दिया कि भाई अब वैधानिक है, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेंगे वहाँ पे। इस तरीके से जिनकी ज़मीनें जब्त हो गई थी और संपत्ति जब्त हो गई थी वो भी वापस कर दी जाएगी, नौकरी है तो वो भी वापस कर दी जाएंगी। इस तरीके की जो चीज़ें जिन व्यक्तियों ने हिंसक गतिविधियों में भाग नहीं लिया उनको छोड़ दिया जाएगा। इस तरीके की ये छूटें इरविन समझौते में दी गई। तो हम इरविन समझौता है और गांधी जी यहाँ तक देखते हैं। अब इरविन समझौते को और गांधी जी को ये समझौता है, तो गांधी जी कह रहे हैं कि ये पहली बार, मतलब गांधी जी का स्टेटमेंट है कि गांधी जी इस बात से संतुष्ट है कि पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बराबरी के स्तर पर हमसे बात की। और ये पहला समझौता ऐसा था जो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों के साथ बराबरी के आधार पर बात की। ठीक है, लेकिन जो पूर्ण स्वाधीनता की जो मांग थी उसको लक्षित करके किया गया आंदोलन था, तो डेफिनेटली वो धड़ा तो निराश ही रहेगा। जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस वो दोबारा एक तरीके से कांग्रेस, जो महात्मा गांधी हैं इनसे असंतुष्ट नज़र आते हैं, जो यंग हैं, युवा हैं, वो भी इससे असंतुष्ट नज़र आते हैं। इसी बिटवीन जो भगत सिंह सुखदेव राजगुरु है 5 मार्च 1931 को तो ये समझौता होता है, लेकिन इसके बाद 23 मार्च 1931 को जो फांसी लगती है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को लाहौर षड्यंत्र केस के तहत, तो उनके बारे में गांधी जी के क्या विचार रहे क्या नहीं रहे, तो यह स्थिति स्पष्ट नहीं है। गांधी जी ने मांगे उठाई और क्या इरविन महोदय ने मना कर दिया और कर भी दिया। तो इस तरीके से असंतुष्टता थी कहीं ना कहीं। ये मामला युवाओं को, ये नवयुवकों को एक तरीके से नागवार गुजरा, क्योंकि गांधी जी इन 3 युवकों की सज़ा माफ़ नहीं करवा पाए, या तो आजीवन कारावास में बदलवा देते। तो कहीं ना कहीं से असंतोष था
तो गांधी अरविंद समझौते का एक असंतोष कांग्रेस के अंदर भी था और कांग्रेस के बाहर भी था। तो गांधी अरविंद समझौता है, गांधी जी कह रहे हैं कि पहली बार हमसे बराबरी के आधार पर बात की गई, ठीक है। अब ये जो आंदोलन है इसको हिंसक होने से बचाने के लिए गांधी जी ने इस आंदोलन को स्थगित तो कर दिया। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इस आंदोलन को आगे की रूपरेखा क्या होगी। गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, तो ये हम सारी चीज़ें अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अभी आप नेक्स्ट वीडियो में ये सारी चीज़ें देख पाए।